डेट है आज 19 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम खजुराहो। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे मिनिस्टर असनवी वैष्णव ने अनाउंस किया है कि खजुराहो के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। ये है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये पहले भी चलाई जा चुकी है। अब ये लोकेशन तीसरी चौथी लोकेशन है जिस पे चलाई जा रही है। ये लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे चलाई जा रही है ये और किस लिए प्रसिद्ध है, फेमस है ये लोकेशन। छतरपुर से लेके खजुराहो तक चलेगी ये मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर। वहाँ से लेके खजुराहो के जो टेम्पल हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ तक ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेंगे खजुराहो स्टेशन। खजुराहो आपको पता है क्यों फेमस है? खजुराहो के टेम्पल्स के लिए। खजुराहो में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जो चंदेला डायनेस्टी के बने हुए हैं। चंदेला डायनेस्टी रूल करती थी लगभग 1000 एडी के लगभग, तो तब के ये बने हुए हैं टेम्पल्स यहाँ पे जो मंदिर हैं। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डिक्लेयर किए गए हैं यूनेस्को ने। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं जिनमें हिंदू और जैन टेम्पल बने हुए हैं। यहाँ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। ये टेम्पल है जो फेमस है नागर स्टाइल के लिए। देखो हमारे इंडिया में कई तरीके के टेम्पल बनते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया में बात करें, नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल के बने होते हैं टेम्पल, यानी कि जो उनका आर्किटेक्चर बना होता है, जिस तरीके से टेम्पल मंदिर बने होते हैं उनको बोलते हैं नागर स्टाइल, नागर शैली हिंदी में बोलते हैं। और अगर जो साउथ इंडिया में जो बने होते हैं उनको बोलते हैं द्रविड़ स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल या साउथ इंडियन स्टाइल भी बोल सकते हैं, द्रविड़ स्टाइल। और जो दोनों का मिक्सचर है जिसमें नागर स्टाइल के आर्किटेक्चर की भी झलक देखने को मिलती है और द्रविड़ स्टाइल की भी, यानी कि दोनों के मिक्सचर हैं, उन्हें बोलते हैं वैसार स्टाइल या बेसार स्टाइल, वैसार या बेसार स्टाइल, वैसार शैली के टेम्पल्स। और उड़ीसा में देखो एक अलग टाइप भी मिलता है, कलिंगा आर्किटेक्चर। जो कलिंगा डायनेस्टी हुआ करती थी उड़ीसा में, उस टाइम में बने हुए थे, उनको बोलते हैं कलिंगा आर्किटेक्चर या देवला, देवला आर्किटेक्चर, देवला आर्किटेक्चर स्टाइल टेम्पल बोलते हैं उन्हें। तो ये खजुराहो में जो टेम्पल बने हुए हैं ये नागर स्टाइल के बने हुए हैं। अधिकतर जो खजुराहो के टेम्पल बने थे वो 885 एडी से लेके 1050 एडी के बीच में चंदेला डायनेस्टी ने बनाए थे। ये डायनेस्टी का नाम आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे फेमस जो टेम्पल है खजुराहो के टेम्पल में वो है केंद्रीय महादेव टेम्पल, भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है। देखो खजुराहो के टेम्पल के बारे में हमने अलग से भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट बनी होगी उसमें मिल जाएगा, कई बार ये न्यूज़ में रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी इन इंडिया। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी एक रिसर्च की वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक की रिसर्च अभी पब्लिश की गई, उसमें ये पाया गया कि इंडिया में 2011 के मुकाबले 2019 तक पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, डिक्रीज हुई है भाई साहब। कितनी डिक्रीज हुई है? 12.3% तक ये रिड्यूस हो गई है 2011 के मुकाबले। जितनी पॉवर्टी यानी कि गरीबी इंडिया में थी उससे 2011 से घट के 12.3% तक घट गई है। अगर पॉवर्टी हेड काउंट रेट की बात करें, पॉवर्टी हेड काउंट रेट या रेसो, क्या होता है ये पॉवर्टी हेड काउंट रेसो या रेट? ये होता है नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। देखो इंडिया में गवर्नमेंट ने एक पॉवर्टी लाइन डिक्लेयर कर रखी है, पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या हो गया? गरीबी रेखा। गरीबी रेखा किस चीज़ की है? रेखा, लाइन ये है। देखो एक तेंदुलकर कमेटी बैठी थी, तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर कमेटी ने ये भाई साहब एक रिकमेंडेशन दी थी कि हमारे इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड करें। तो इसने कैलोरी बेस्ड भी दिया था और इसने एक पर्टिकुलर पैसे बताए थे कि अगर रूरल एरियाज़ में इतने पैसे कमाता है कोई, उससे कम कमाता है तो वो गरीब समझा जाएगा। और अर्बन एरियाज़ के लिए अलग बताया था, यानी कि शहरी क्षेत्र के लिए अलग और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग। अर्बन एरियाज़ के लिए अलग यानी कि शहरी क्षेत्र, और रूरल एरियाज़ के लिए अलग, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग बताया था। एक रंगराजन कमेटी भी बैठी थी 2013 में ये, लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशन थी, सिफारिश रंगराजन कमेटी की पॉवर्टी के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की थी, स्वीकार नहीं की थी। अभी तक तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से हमारे देश में गरीबी डिफाइन की जाती है।
तो ये आप देखो, आपने एनसीईआरटी में पढ़ी भी होगी, तेंदुलकर कमेटी ने कितना बताया था, कितने रुपए तक कमाएंगे रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में लोग, तो उनको गरीब समझा जाएगा। तो अगर उस पैसे से कम कमाते हैं, यानी कि उस रुपए से कम कमाता है कोई लोग, तो वो समझा जाएगा गरीब। और वो ही है पॉवर्टी लाइन, यानी कि कुछ पैसे डिफाइन कर दिए गए और कैलोरी डिफाइन कर दी गई कि इतनी कैलोरी से कम कोई खाता है तो वो क्या है, रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए अलग अलग है, एक कैलोरी बेस्ड भी। क्योंकि रूरल एरियाज़ में देखो लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं तो खाना ज़्यादा खाएंगे। कैलोरी होती है भाई साहब ऊर्जा को मापने की, एनर्जी को मापने की यूनिट। जैसे आप दूरी चलते हो, डिस्टेंस को मापने के लिए किलोमीटर यूज करते हो, ऐसे ही आपने कितना खाना खाया उससे कितनी एनर्जी मिली, 100 कैलोरी मिली, कितनी मिली, तो कैलोरी से नापते हैं एनर्जी को, ऊर्जा को। तो ये अर्बन एरियाज़ के लिए कम है, ये बात याद रखना है ऊर्जा, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए ज़्यादा है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें खाना खाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अर्बन एरियाज़ में ऐसा माना जाता है नॉर्मली कम मेहनत करते हैं तो उन्हें कम खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कैलोरी देखें तो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है, और पैसा देखें मनी तो वो अर्बन एरियाज़ के लिए ज़्यादा है। तो इसके बेस पे पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई। तो पॉवर्टी लाइन से नीचे जितने नंबर ऑफ पीपल हैं वो हो गया पॉवर्टी हेड काउंट रेट। ये डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। कैसे? यानी कि लोग क्या है, पहले से ज़्यादा कुछ अमीर हो गए, यानी कि उनकी पॉवर्टी रिड्यूस हो गई, गरीबी रिड्यूस हो गई। तो ये 22.5% ये 2011 में था, और अब कितना रह गया, 10.2% रह गया 2019 में। पॉवर्टी रिडक्शन ज़्यादा कहाँ हुई है, यानी कि गरीबी ज़्यादा घटी कहाँ पे, ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा घटी है अर्बन एरियाज़ के कंपेयर में। जो रूरल पॉवर्टी है वो ड्रॉप हुई है 14.7%, ये घट गई है रूरल एरियाज़ में इतनी पॉवर्टी। और अर्बन पॉवर्टी की बात करें तो 7.9% तक घटी है 2011 से 19 के बीच में। इनमें भी जो स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज फार्मर है, यानी कि ऐसे किसान जिनके पास कम ज़मीन है, उनकी जो इनकम है ज़्यादा बढ़ी है। और जो लार्ज लैंड होल्डर्स हैं, यानी कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है किसानों के पास, उनकी इनकम इतनी नहीं बढ़ी है जितनी जो छोटे किसान हैं उनकी बढ़ी है। यानी कि परसेंटेज के मतलब मुकाबले में देख रहे हैं हम, जो छोटे किसान हैं उनकी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ी है इनकम की, और जो बड़े किसान हैं उनकी कम। क्यों बढ़ी है? देखो, एक तो भाई साहब ये भी है कि जो वेज रेट है, वेज रेट यानी कि मजदूरी दर, जैसे मान लो एक बंदा एक दिन में काम करता है, एक आदमी, तो उसे जो मजदूरी मिलती है, उसे जो मनी मिलती है, पैसा रुपया मिलता है, तो वो हो गई वेज मजदूरी। तो ये देखो 2011 के मुकाबले 2019 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो ऑब्वियसली बात है उनकी जो इनकम लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो एक तो मेन कारण ये है क्योंकि वेज रेट इंक्रीज हो गया 2011 से 2019 के मुकाबले। रियल इनकम में फार्मर की जो स्मॉलेस्ट लैंड होल्डिंग है उनकी 10% तक इंक्रीज हुई है 2013 से 2019 के बीच में, और जो लार्ज फार्मर हैं उनकी केवल 2% इंक्रीज हुई है इनकम। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है पर बॉइल्ड राइस। देखो वो डेटा आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये डेटा नोट करके रखना पॉवर्टी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है पर बॉइल्ड राइस, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं भाई साहब, रूठ गए हैं और उन धरने पे बैठ गए हैं। क्यों बैठ गए हैं? नाम क्या है उनका? के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो परबॉइल्ड राइस है इसका परचेज करना बंद करेंगे, एक्सेस में परचेज करना मतलब खरीदना बंद करेंगे परबॉइल्ड राइस का। ऐसा क्यों कहा है और परबॉइल्ड राइस क्या है इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि देखो परबॉइल्ड राइस ना, तेलंगाना मेजर प्रोड्यूसर है हमारे इंडिया में, सबसे ज़्यादा लगभग उगाता है परबॉइल्ड राइस। देखो राइस जो उगाता है, राइस तो वेस्ट बंगाल उगाता है सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल, लेकिन परबॉइल्ड राइस तेलंगाना। परबॉइल्ड राइस क्या होता है? देखो होता राइस ही है, राइस में प्रोसेसिंग कर देते हैं वो बन जाता है परबॉइल्ड राइस। कौन सी प्रोसेसिंग करते हैं वही तो जाननी है इस टॉपिक में। ऐसा ही दिखता है कुछ परबॉइल्ड राइस, ये है परबॉइल्ड राइस। परबॉइल्ड राइस होता है जैसे मान लो धान की खेती की, पैडी कल्टीवेशन किया, धान उगा लिया, अब वो धान खेत में लगा भाई साहब, ये इससे धान अलग कर लिया, ये पैडी है, ये देखो इसके ऊपर अभी कवर लगा हुआ है, ये मान लो ये तो अभी रिफाइंड कर लिया, निकाल लिया कवर से,
इस चावल के ऊपर एक कवर होता है ना, कवर होता है, ये कवर में ढका होता है, अभी कवर में ढका है ये। अभी इसकी मिलिंग करने से पहले देखो, जो राइस मिल होती हैं उनमें भेजने से पहले इस पैडी को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ये सिर्फ अभी से नहीं की जा रही है, एंशियंट टाइम से प्रोसेसिंग की जा रही है, प्राचीन समय से। इसमें जो थंजावुर एक जगह है वहाँ पे पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर भी बना हुआ है, इसके परबॉइलिंग राइस के लिए, यानी कि उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए। और इसमें देखो जो थंजावुर में मेथड यूज होता है इसको परबॉइल करने के लिए, उसे क्रोमेट सॉकिंग प्रोसेस बोलते हैं। इन सारे प्रोसेस में जिसमें परबॉइल्ड राइस बनाया जाता है, जैसे धान हुआ, पैडी हुई, अब पैडी को क्या करते हैं, धान को 3 स्टेज से निकालते हैं। पहला सॉकिंग, मतलब उसे भिगो के रखते हैं, फिर स्टीमिंग करते हैं, उसे भाप देते हैं, और फिर ड्राई करते हैं, उसे सुखा देते हैं। 3 प्रोसेस के बाद फिर उसे मील में भेजते हैं, राइस मिल में मिलिंग करने के लिए। फिर उसके ऊपर जो कवर होता है ना चावल के ऊपर, राइस के ऊपर, वो उतारने के लिए मील में भेजते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, जो ये प्रोसेसिंग करते हैं 3 प्रोसेसिंग, इसका फ़ायदा ये होता है बेनिफिट कि राइस थोड़ा टफर बन जाता है, थोड़ा और टफ हो जाता है। और मजबूत होने के कारण क्या होता है कि जब मिलिंग करते हैं राइस की, तो राइस टूटने के कम चांस होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा टूटा हुआ राइस भी आता है ना, टूटा हुआ चावल। तो अगर इसकी ये परबॉइल्ड राइस बना देते हैं, ये प्रोसेसिंग कर देते हैं, तो मिलिंग करने के दौरान जब उसका छिलका उतार जाता है राइस का, चावल का, तो वो टूटने के कम चांस होते हैं इसके। दूसरा फ़ायदा ये होता है, जो परबॉइल्ड राइस होता है न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा देता है राइस की, इसकी जो पोषक तत्व हैं इंक्रीज हो जाते हैं राइस के। तीसरा फ़ायदा ये है कि इसमें इंसेक्ट और फंगी लगने के कम चांस होते हैं। जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं या फंगी लग जाती है, या फंजाई बोल लो आप, इसमें कम चांस होते हैं इसके बिगड़ने के। लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक मतलब कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं, देखो जब राइस को परबॉइल्ड राइस बनाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, सॉकिंग वगैरह करते हैं, इसके दौरान क्या होता है, राइस थोड़ा डार्कर बन जाता है, थोड़ा काला काला सा हो जाता है भाई साहब। इसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। ये नुकसान है इससे। दूसरा ये है कि जब इसकी मिलिंग करते हैं राइस मिल में, यानी कि जिसका छिलका उतारते हैं, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, हायर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। किसके मुकाबले, जो रॉ राइस होता है ना, अगर उसे परबॉइल्ड राइस ना बनाएं, सिंपल राइस हो, उसकी मिलिंग करें, उसका छिलका उतारें, तो उसकी कॉस्ट कम आती है। और ये परबॉइल्ड राइस है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, ज़्यादा कीमत आती है इसका छिलका उतारने में। तो ये भी नुकसान है। नेक्स्ट टॉपिक है इरिडियम फोन्स। इरिडियम फोन्स फ़ोन ही है जो बात करने के लिए यूज होते हैं, जनरली मिलिट्री के लिए यूज होते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 15 सिग्नेचर इरिडियम सैटेलाइट फ़ोन अभी कश्मीर वैली में पाए गए। कश्मीर वैली में ये वो फ़ोन थे जो सेम यूएस ने, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में यूज किए थे। अफ़गानिस्तान में जब उसने अपनी अलाइड फोर्स भेजी थी, अलाइड फोर्सेस के लिए ये फ़ोन यूज किए थे। तो यही फ़ोन सेम कश्मीर वैली में पाए गए, ऐसा माना जा रहा है। टेररिस्ट वगैरह ने यूज किए हैं, ये आतंकवादियों ने। यही है फ़ोन भाई साहब, इरिडियम फ़ोन। किसने ये रिसर्च की है, एक तो है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टॉपिक में मकसद था मेरा बताना कि NTRO और DIA क्या हैं। क्योंकि देखो भाई साहब, इरिडियम फ़ोन तो आप जानते हो सेम ही है, सेटेलाइट फ़ोन ही है, ये समझ लो, सेटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन होती है। तो इन्होंने ढूंढा है, NTRO ने और DIO ने, इन्होंने कहा है कि ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं कश्मीर वैली में सेटेलाइट फ़ोन, ये इरिडियम फ़ोन। तो ये क्या है NTRO और DIA। देखो जो NTRO है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये समझ लो जैसे हमारे इंडिया में IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो हमारी खुफिया एजेंसी है, खुफिया एजेंसी जो हमारे इंडिया के बॉर्डर के अंदर, यानी कि इंडिया के बॉर्डर के अंदर इंटेलिजेंस वगैरह कलेक्ट करती रहती है। इंडिया के बॉर्डर के अंदर IB, खुफिया एजेंसी, यानी कि जो कोई आतंकवादी गतिविधियां तो नहीं चल रही हैं, कहीं पे वॉयलेंस करने के कहीं पे प्लान तो नहीं चल रहा है, तो इनके बारे में ये इंटेलिजेंस कलेक्ट करती रहती है, यानी कि इंफॉर्मेशन जुटाती रहती है IB इंडिया के बॉर्डर के अंदर। और एक है हमारी रॉ, रिसर्च एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ काम करती है बाहर।
इसमें भाई साहब अधिकारी होते हैं, रॉ में भी, आईबीए में भी अधिकारी होते हैं। और देखो जनरली देखो रॉ की डायरेक्ट भर्ती नहीं निकलती है, आईबी की तो निकलती हैं, आईबी की इन सब इंस्पेक्टर लेवल तक आईबी की एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म निकलता है, ये एसएससी का मतलब है क्या है, एसएससी का मतलब बताओ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये ग्रेजुएशन के बाद टेस्ट होता है एसएससी सीजीएल का, सब इंस्पेक्टर लेवल तक आईबी में भर्ती करते हैं। उसके ऊपर की भर्ती डायरेक्टली निकलती है, एसीआईओ की निकलती है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, इसकी भर्ती निकलती है डायरेक्ट। ये लगभग 3 स्टार का होता है, ग्रेड 2 की भर्ती निकलती है एसीआईओ की। तो जो भर्ती होते हैं ना आईबी में, उन्हीं को भाई साहब रॉ में भी भर्ती किया जा सकता है डायरेक्टली। और जो आईपीएस वगैरह भर्ती होते हैं, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, आईपीएस को भी रॉ में ले लिया जाता है, तो डायरेक्ट रॉ की भर्ती नहीं निकलती है। तो ये जो दो इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारी, आईबी और रॉ, उसी की तरह है ये एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भी समझ लो खुफिया एजेंसी की तरह टेक्निकल जो जानकारी है जुटाती रहती है। किसके अंदर काम करती है, एनटीआरओ। एनटीआरओ काम करती है भाई साहब, एनटीआरओ किसके अंदर काम करती है, ये जो पीएमओ होता है भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हमारे होते हैं, उसके अंडर काम करती है एनटीआरओ। कब बनाई गई थी ये, 2004 में बनाई गई थी। अब बात करते हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की, डीआईए। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है डीआईए, यानी कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्सेस, उसके लिए इंटेलिजेंस जुटाने का काम करती है, इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वगैरह जुटाती है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है, 2002 में बनाया गया था इसको, 2002 में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी को। तो ये दो मेन मकसद था इसमें बताने का। और देखो 2008 में जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था हमारे यहाँ पे, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग थे हमारे, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, एडीएम और थुराया सैटेलाइट फ़ोन जो हैं इन पे प्रतिबंध कर दिए थे हमारे इंडिया में, और कम्प्लीटली 2012 में बंद कर दिए थे इनका यूज। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के जरिए इनमें बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था इन फ़ोन का। लेकिन अभी ये कश्मीर वैली में पाए गए ये ऐसे फ़ोन, एडीएम फ़ोन। एक कंपनी है अमेरिका की, इरिडियम कम्युनिकेशन इंक, इसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया नाम की जगह है अमेरिका में। वहाँ पे एक मैकलिन नाम की जगह है, वहाँ पे हेडक्वार्टर है इस कंपनी का। ये फ़ोन बनाती है, इरिडियम फ़ोन वगैरह बनाती है। लगभग 66 एक्टिव सैटेलाइट का यूज करके कम्युनिकेशन की जाती है इन इरिडियम फ़ोन के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रफुल्ल कर। ये भाई साहब एक आदमी है जो अभी न्यूज में है। ये लीजेंडरी का मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस, प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर हैं, म्यूजिक बनाते हैं, म्यूजिक के लिए धुन देते हैं, सिंगर हैं, गायक भी हैं, राइटर हैं, लेखक भी हैं, लिरिसिस्ट हैं, गाने के बोल भी लिखते हैं भाई साहब, म्यूजिक कंपोज करते हैं प्रफुल्ल कर जी। लेकिन अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है, 83 की एज में मर चुके हैं ये, इसलिए न्यूज में थे। तो आपको पता होना चाहिए कौन है ये। अब तो खैर यूपीएससी नहीं पूछती, मैच द फॉलोइंग में पूछा करती थी जो पर्सन इन द न्यूज है, लेकिन उनके बारे में बुक वगैरह लिखी हुई है, क्या काम करते हैं, ऐसा कुछ पूछ सकती है। 1939 में इनका जन्म होता, 2022 में चल बसे हैं। उड़िया के ये कवि थे, यानी कि सिंगर थे, उड़िया के कवि नहीं सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, लिरिसिस्ट थे, राइटर थे। और इन्होंने 70 से ज़्यादा फिल्म में अपने गाने दिए हैं, म्यूजिक दिया है अपना। ओडिसी डांस ड्रामा के लिए भी, बैलेट्स के लिए भी, बैलेट्स मतलब नृत्य नाटक होते हैं जो नाटक वगैरह उनमें डांस किया जाता है, उनके लिए भी इन्होंने म्यूजिक दिया है। जो प्रफुल्ल कर थे इनको फेमसली कमला देसार राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है भाई साहब, कामला भी हो सकता है उड़ीसा में, कामला या कमला, देसारा या देसर, राजकुमार के नाम से जानते हैं इन्हें। उड़ीसा की जो रिच ट्रेडिशन है उनको इन्होंने प्रमोट किया है, और इन्होंने उड़िया, भागवत, छंद, फोक और लाइट सॉन्ग रिकॉर्ड किए हैं बहुत सारे। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दे चुकी है हमारी इंडियन गवर्नमेंट 2015 में, और पद्मश्री अवार्ड 4th नंबर पे आता है, सबसे बड़ा अवार्ड 4th नंबर पे। सबसे बड़ा तो भारत रत्न है, भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। नेक्स्ट टॉपिक है
सर छोटू राम, ये भी भाई साहब आदमी अभी न्यूज में है और दोनों प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सर छोटू राम भी और ये प्रफुल्ला कर भी। इनका जन्म होता है 1881 में, छोटू राम जी का। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जब ब्रिटिश इंडिया था, पंजाब प्रोविंस थी, उसमें जन्म होता है पंजाब प्रोविंस में, यानी कि पंजाब स्टेट में 1881 में। ये हैं सर छोटू राम जी, देख सकते हो। ये देखो चैंपियन थे जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने काम किया। और 1937 में ये नाइटहुड का एक टाइटल देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये भी दिया गया इन्हें 1937 में, कर्म योद्धा का एक तरह से टाइटल। नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसके को फाउंडर थे, यानी कि सह संस्थापक थे। नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के बनाने में इनका अहम भूमिका थी। 2 एक्ट पास किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, पंजाब रिलीफ इंडेटनेस एक्ट 1934 और एक 1936 का पंजाब डेटर प्रोटेक्शन एक्ट। इनको पास कराने में सर छोटू राम जी की अहम भूमिका थी। और ये एक्ट किसके लिए थे? ये एक्ट थे एग्रेरियन लॉ, यानी कि किसानों के लिए थे। किसान थे जो पीजेंट थे, पीजेंट मतलब किसान, फार्मर, उनको मनी लेंडर के क्लचिज से बचाना था, यानी कि मनी लेंडर के बीच में फंसे हुए थे, उनसे पैसा लेते थे। मनी लेंडर मतलब जो साहूकार होते हैं ना, पैसा देते हैं गांव इलाकों में और फिर ब्याज लगाते हैं, उन्हें बोलते हैं मनी लेंडर। तो वो किसानों को, पीजेंट को बहुत ज़्यादा ब्याज दे मतलब बहुत ज़्यादा ब्याज पे पैसा देते थे, किसान चुका नहीं पाते थे तो उनके ज़मीन वगैरह हड़प लेते थे। तो इनसे बचाने के लिए, मनी लेंडर से बचाने के लिए, जो उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी और उनकी ज़मीन वापस दिलाने के लिए ये एक्ट पास कराए गए थे, इनकी भूमिका की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कमेटी अभी बनाएगी, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। किस लिए बनाई गई है? इस कमेटी का काम पता होना चाहिए और इसके चेयरमैन कौन है ये पता होना चाहिए आपको। ये बनाई गई है जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब राष्ट्रीय या प्राकृतिक आपदा बोलेंगे ना हिंदी में, प्राकृतिक आपदा या नेशनल डिजास्टर बोल सकते हो। राष्ट्रीय संकट आता है, जो कहीं पे भूकंप आ गया, साइक्लोन आ गया, इस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए, क्राइसिस को, संकट को मैनेजमेंट करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। इसके चेयरमैन होंगे हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी अभी कौन है? राजीव गौबा जी हैं, राजीव गौबा। और कैबिनेट सेक्रेटरी भाई साहब आईएएस बनते हैं प्रमोशन होके, सबसे बड़ी पोस्ट होती है, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है कैबिनेट सेक्रेटरी, और पूरे इंडिया में एक ही होता है। आईएएस आप बनोगे तो प्रमोशन होकर कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हो, लेकिन अगर आप 21-22 साल में बनते हो आईएएस, तभी चांस है आप कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सको, रिटायरमेंट तक। वरना अगर आप बने 25, 26, 30 साल में तो फिर कोई चांस नहीं है। अदर मेंबर कौन है इस कमेटी के? और भी बहुत सारे कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, उनके सेक्रेटरी हैं, वो इसके मेंबर रहेंगे। और जो ये नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को डायरेक्शन देगी, ताकि जो हमारे देश में आपदा संकट आती है उसको मैनेज किया जा सके। तो यही थे आज के टॉपिक।